हम लोग कल 2020 का इकोनॉमिक्स पेपर देख रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर IAEA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी फॉर एजेंसी सेफगार्ड्स वाइल अदर्स आर नॉट। इसमें से कौन सा कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सेफगार्ड है वाइल अदर्स आर नॉट। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, पहला कह रहा है सम यूज़ यूरेनियम एंड अदर्स यूज़ थोरियम, ये रॉन्ग है। सेकेंड है सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज, येस दिस इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, नहीं। नेक्स्ट कह रहा है सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेट ओन्ड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ जो इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको हमने IAEA की नज़रबंदी में सेफगार्ड में क्यों रखा है। एक रीज़न यही है कि क्योंकि हम इंडिया में यूरेनियम को इंपोर्ट करवाते हैं, हमारे इंडिया में मिलता नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। ये भी आपके जौगाड़ा झारखंड में मिलता है, एक जगह है झारखंड में, वहाँ पे मिलता है यूरेनियम। बाकी पूरे इंडिया में बहुत कम यूरेनियम है, इसलिए हम यूरेनियम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। इस इंपोर्टेड यूरेनियम का मिसयूज़ ना हो इसीलिए हमने कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को IAEA सेफगार्ड में रखा है, बाकी जो है डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए यूज़ किया जाता है यूरेनियम। अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनता कैसे? सबसे पहले आप यूरेनियम लेते हो, माइन से निकालते हो, रॉक से निकालने के बाद यूरेनियम आ गया आपके पास। फिर यूरेनियम के साथ आप कुछ केमिकल को मिक्स करते हो, ये जो मिक्सचर बन जाता है इसको आप डालते हो किसी सेंट्रीफ्यूज में, और सेंट्रीफ्यूज में डालने के बाद जब आप इसको रोटेट करते हो फिर जो एनरिचमेंट होता है, अगर ये एनरिचमेंट बहुत हाई है तो ये आप यूज़ करोगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर इस स्पीड को, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक मशीन है जो इस तरीके से घूमता है, रोटेट करता है, इस यूरेनियम और केमिकल को मिलाता है। अगर ये बहुत लो स्पीड पे घूम रहा है तो मेडिकल ग्रेड यूरेनियम जनरेट करता है, या फिर इसी को आप सिविलियन ग्रेड भी कहते हो, जो नॉर्मल यूज़ के लिए होगा। जैसे अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट करना है या फिर अगर कोई बिल्डिंग आपको बनानी है एरिया में और रॉक है तो उसको ब्लास्ट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। बट जो मेन यूरेनियम होता है हाई लेवल पे उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा सम यूज़ इंपोर्टेड यूरेनियम, यही वाला बी वाला जो ऑप्शन है ये। नेक्स्ट वो बता रहा है IAEA क्या होता है। IAEA एक एजेंसी है जिसका काम ये है कि कुछ टेक्निकल सेफगार्ड प्रोवाइड करना, सो दैट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर पाए कि कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो मिसयूज़ नहीं कर रहा है। किस चीज़ का मिसयूज़? इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। क्योंकि अगर न्यूक्लियर कोई वेपन यूज़ करेगा तो सामने वाली कंट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है। इंडिया में कोई भी, इंडिया हो गई या कोई भी कंट्री हो गई जहाँ पे हमने IAEA के सेफगार्ड लगाए हैं, उनका काम ये होता है कि टेक्निकली सेफगार्ड करना, कि कल को गलती से अगर ये न्यूक्लियर लॉन्च हो गया किसी और कंट्री पे तो न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 किसका? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। एक्चुअली एक NPT ट्रीटी है, इसको कहा जाता है NPT ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन की ट्रीटी है। इसमें ये कहा गया है ऑल नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंक्लूड अ सेफगार्ड एग्रीमेंट विथ IAEA। आपको क्या याद रखना है? 5 कंट्रीज है, P5 परमानेंट 5 जो यूनाइटेड नेशन के मेन मेंबर है 5। कौन कौन? चाइना, UK, इंग्लैंड मतलब USA, फ्रांस और रशिया। ये 5 है आपके P5 कंट्री के मेंबर। इनको छोड़ के जितने भी कंट्रीज है ना, इनको ऐसा माना जाता है कि ये सारे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, मतलब इनको नहीं रखना चाहिए था वेपन इस डेट के बाद। बट स्टिल इंडिया ने भी बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया, हम लोग ये P5 में नहीं आते हैं। P5 जब हो चुका था, एक ग्रुप फॉर्म हुआ था, इन्होंने कहा था इस डेट के बाद हम 5 कंट्री के अलावा बाकी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है। इसलिए इंडिया ने थ्रू ऑपरेशन पोखरन छुप के न्यूक्लियर वेपन बनाया। सेम पाकिस्तान ने अंडर देयर ऑपरेशन एक छुप के न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो अब इनको कहना है जितने भी कंट्रीज ने वेपन बना लिए ये सारे हो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जितने जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनको कहा जाता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ऐसा कहा जाता है कि जितने नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो यूरेनियम का मिसयूज़ ना करे, वो वेपन ना बनाए। उसके लिए IAEA ने अंडर आर्टिकल 3 एक नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी आपने एक क्लॉज डाला है कि जितने कंट्रीज ने बना लिया है वो ठीक है, आज के बाद कोई और ना बना पाए। नेक्स्ट, इंडिया में टोटल 26 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जो IAEA के सेफगार्ड में। ये फैक्ट है तो ये आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। 2 रशियन PLWR। अब ये PLWR न्यूक्लियर वेपन रिएक्टर होता है, अलग अलग पढ़ेंगे हम। ये PR का जो वाटर यूज़ होता है उसके ऊपर होता है। एंड 2 PHW ये प्रेशराइज हार्ड वाटर होता है, ये PHW का फुल फॉर्म। सेम PLWR जो डिफरेंट टाइप का होता है। और रिसेंटली ब्रॉट अंडर IAEA सेफगार्ड, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था बट ये आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन सा इसके अंदर आया है।
नेक्स्ट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो IAE है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। अब ये क्यों याद रखना है, यूपीएससी कितने बार हेडक्वार्टर्स, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब पूछ चुका है। नेक्स्ट, इसके पास कितने मेंबर है? 171 मेंबर। बट ये याद इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेंबर्स बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं। लेटेस्ट मेंबर इसमें कौन ऐड हुआ ये भी याद नहीं करना है क्योंकि ये 2019 का डेटा है, अभी तक तो कोई और याद हो गया आ गया होगा। और इनका 3 चीफ काम क्या है? सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करना, और लास्ट में वेरिफिकेशन कि कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ये भी याद नहीं करना है। आपको बस याद करना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका काम क्या होता है कि ये कुछ टेक्निकल सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा सो दैट कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ना करे। एज पर आर्टिकल 3 ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज को ऐसा कहा गया है कि वो अपने यूरेनियम को सरेंडर करे। एक और चीज़ याद रखिएगा, बीच में एक क्लॉज भी था, ये IAEA को ऐसा भी कहा जाता था, इन्होंने कहा था कि जितना भी प्लूटोनियम जनरेट होगा, अब ये प्लूटोनियम क्या है? ये एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हो, किससे? यूरेनियम से, तो बाजू में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम क्यों डेंजरस है? इससे आप बॉम्ब बना सकते हो, प्लूटोनियम बॉम्ब। तो IAEA ने कहा था कि ये जो प्लूटोनियम है हर कंट्री बना रही है साइड में, जब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रही है, तो ये प्लूटोनियम हमको दे दो, हमारे पास दे दो, हम लोग इसको एक सेफगार्ड में रखेंगे। बट इंडिया ही वो कंट्री था जिसने कहा कि हम ऐसा क्यों करें, और इस वजह से पूरे वर्ल्ड में ये प्रोविजन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो ये भी एक अच्छा स्टेप था IAEA का। इन्होंने कहा था प्लूटोनियम बॉम्ब जो भी जनरेट कर रहा है प्लूटोनियम, वो हमारे पास दे दो ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। So this was all you need to remember about nuclear weapons as well as uranium. Next वाला जो क्वेश्चन है, it is about TRIMS. ये WTO से उठाया हुआ क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। जो ट्रेड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। पहला कह रहा है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्ट लगाना इंपोर्ट्स पे, फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, पहला वाला एक्चुअली रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। ये जो इन्वेस्टमेंट मेजर ये बोथ गुड्स पे भी अप्लाई होता है और सर्विसेज के लिए भी। गुड्स क्या होता है, जैसे पेन हो गया गुड्स, बट अगर आपको मान लीजिए कुछ सीखना है, योगा सीखना है, और आप यूएसए में बैठे, मैं इंडिया में बैठा हूँ, और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझसे योगा सीख रहे हैं या फिर कोई एजुकेशन ले रहे हैं, ये हो जाएगा सर्विस। नेक्स्ट, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी रॉन्ग है, एक्चुअली दे आर कंसर्न। पहला वाला जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ट्रिम्स रिलेटेड क्वांटिटी रेशियो इंपोर्ट्स बाय फॉरेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला वाला एक्चुअली रॉन्ग है, सेकंड वाला रॉन्ग है। ये ट्रिम्स जो है ये गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए अप्लाई नहीं होता है, और तीसरा वाला भी राइट है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रिम्स जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई लेना नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्ट लगाया जा सकता है, कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो पहला वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है, दूसरा वाला भी नहीं होगा, इसमें 2 है, तीसरा वाला भी नहीं होगा, सिर्फ सी होगा 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ सर्विसेज के लिए अप्लाई होता है ट्रिम्स। इसमें जो ये ट्रिम्स में पूरा फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एस, ये एस आई गेस सर्विस के लिए होता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, 1 और 3 है इसका, सेकंड वाला रॉन्ग है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स प्रोवाइड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, पहला स्टेटमेंट राइट है। ट्रिम्स किसको अप्लाई होता है, दिस एग्रीमेंट अप्लाई ओनली टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स एंड नॉट इन सर्विसेज। सर्विसेज में नहीं होता है, ओनली गुड्स में होता है, इसलिए सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। और ये चीज़ कहाँ मेंशन कर रखी है, आर्टिकल 1 ऑफ ट्रिम्स में। नेक्स्ट, ट्रिम्स के हिसाब से जितने भी मेंबर्स हैं उनको नोटिफाई करना है, किसको, WTO काउंसिल को, फॉर ट्रेड इन गुड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग ट्रिम्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद देयर एग्रीमेंट। मतलब आपने जब ये ट्रिम्स साइन किया है, इंडिया ने साइन किया है, और कोई और कंट्री देखता है कि इंडिया इसको तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उनको नोटिफाई करना पड़ता है WTO काउंसिल को कि गुड्स में जो ट्रेड है वो वायलेट हो रहा है। ट्रेड में गुड्स में कैसे वायलेट होगा, मान लीजिए आपने ये कहा कि हम बाहर वाली कंट्री पे 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, बट आप 5% की जगह अगर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं तो ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा WTO काउंसिल को। नेक्स्ट, ट्रिम्स आर रूल्स
that restrict the preference of domestic firm and thereby enable international firm to operate more easily within foreign markets. इसमें होता क्या है, फॉरेन मार्केट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. जैसे वॉलमार्ट आया इंडिया में, उसने फ्लिपकार्ट एक कंपनी बनाई, वो अपने प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकता है. डोमेस्टिक सेलर्स जो है इनको आप कम प्रेफरेंस देंगे ट्रिम्स के अंदर. ट्रिम्स जो है ये बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है ये. नेक्स्ट, दे डोंट रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज विच इज़ गवर्नड बाय फीमा एंड DIIPP. इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी गवर्न नहीं किया जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है ये. क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ एक्सचेंज, ये जो फीमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एग्रीमेंट, थ्रू फीमा आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हो. सेम ये जो DIIP है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करती है. बट सेम इज, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है DIPP, बट सेम इज नॉट विथ इन द केस ऑफ ट्रिम्स. कुछ ट्रिम्स के बारे में दे रखा है. ट्रिम्स में और क्या होता है, दे ऑफर इक्वल राइट टू फॉरेन इन्वेस्टर ऑन पार विथ डोमेस्टिक प्लेयर. जो फॉरेनर है वो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, उनको वो इक्वल लेवल पे ला देगा डोमेस्टिक प्लेयर के. नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फॉरेन गुड्स. अगर कोई फॉरेन का सामान है जो आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसको खत्म कर देता है ट्रिम्स के अंदर. नेक्स्ट, दे ग्रांट परमिशन टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल विदाउट रेस्ट्रिक्शन. आप इंडिया में अगर कपड़े बना रहे हैं, कपड़े के लिए आपको चाहिए कपास. कपास क्या है, रॉ मटेरियल. तो इसके अंडर आप कितना भी कपास मंगा सकते हैं बाहर से, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो रॉ मटेरियल आपका. नेक्स्ट, देयर इज द एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन शॉर्ट आपको ये समझना है, ये फॉरेन को अगर इंडिया में बिजनेस आके करना है उसके लिए बहुत बेटर है. इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ है, जैसे कि फॉरेनर्स और इंडियंस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है. मतलब जितना राइट्स फॉरेनर का है उतना इंडियंस का है. नेक्स्ट, जो भी रेस्ट्रिक्शन है फॉरेनर्स पे, उन सबको खत्म कर दिया इसने. आप जितना चाहे रॉ मटेरियल इंडिया में मंगा सकते हो फॉरेनर से. जितना फॉरेनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म कर दिया. फॉरेनर जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट, कुछ और इसमें प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 5.1 ऑफ ट्रिम्स ये कहता है, इंडिया हैज़ नोटिफाइड 3 ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट. कौन कौन सा, पहला लोकल कंटेंट मिक्सिंग रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ प्रिंट. अगर इंडिया में न्यूज़ प्रिंटिंग हो रहा है तो लोकल कंटेंट में आप कुछ फॉरेन का भी एलिमेंट मिक्स कर सकते हो, दैट इज अलाउड. नेक्स्ट, डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 22 कैटेगरीज. 22 कैटेगरीज में आप डिविडेंड बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट भी अलाउ कर दिया. और लास्ट में लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिफैम्पिसिन एंड पेनिसिलिन. ये जो 2 एंटीबायोटिक है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोकल कंडीशन रिक्वायरमेंट है. ये क्यों किया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोकल्स जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको भी सेफगार्ड प्रोवाइड होना चाहिए. नहीं तो कल को फॉरेनर्स जो है वो एक एक्स्ट्रा एज ले जाएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है. तो ये क्वेश्चन था WTO से. इसमें हम ट्रिम्स में इन शॉर्ट होता क्या है, ये सिर्फ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, सर्विस के लिए अप्लाई नहीं होता है. फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. फॉरेनर्स इंडिया में आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए इसको लाया गया था. अभी आपको याद क्यों नहीं करना है, ट्रिम्स के बाद बहुत सारे एग्रीमेंट आ चुके हैं. तो जब आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा. ट्रिम्स के बाद जो लेटेस्ट है वो बस आपको ध्यान में रखना है. ये 2019 का था उस टाइम पे, 2020 का. इफ़ द RBI decides to adopt an expansionary monetary policy, which of the following would it not do? क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर RBI ने एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया. कल भी मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट में इतना कम रेट पे लोन मिलेगा आपको कि हर कोई इंसान लोन ले सकता है. जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि इसमें सरकार मार्केट में बहुत पैसा बांटेगी. जैसे अभी मार्केट में पैसा नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सपांशनरी के अंदर CRR कम कर देंगे. जैसे पहले बैंक के पास 100 रुपये में से 70 रुपये था लोन देने के लिए, अब CRR को कम कर देंगे तो बैंक के पास 100 रुपये की जगह 100 रुपये में 75 रहेगा लोन देने के लिए 70 के जगह पे. तो अब क्योंकि ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, इसको कहते हैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, रेपो रेट इतना महंगा कर देंगे कि इंसान लोन नहीं ले पाता है. इसमें क्या होता है, अभी मान लीजिए 100 रुपये में से RBI अलाउ करती है कि बैंक को 75 रुपीज़ दे सकते हैं लोन में, बट जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होगा आप 100 रुपये में से सिर्फ 70 रुपये अलाउ कर सकते हो लोन देने के लिए. इसी नोन एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मार्केट में पैसा कम से कम जाना चाहिए. अब ये कह रहा है अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपांशनिस्ट वाला अडॉप्ट करना है तो RBI इसमें से कौन सा चीज़ नहीं करेगा. सबसे पहला, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये RBI करेगा.
क्योंकि अगर कट और ऑप्टिमाइज करेगा, CLR कम करेगा, SLR कम करेगा, तभी जाके एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होगा। तो पहला वाला तो होगा। सेकेंड, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एक्चुअली क्वेश्चन ने पूछ रहा है कौन सा RBI नहीं करेगा। RBI एक्चुअली ये करेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। RBI ये नहीं करेगा, आंसर ये होगा, क्योंकि MSF का मतलब क्या होता है, आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला होता है एक रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, मान लीजिए मैं बैंक हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा RBI के पास, ये आपका रेपो, ये आपका रिवर्स रेपो। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, मैं RBI के पास गया, मैंने RBI को कहा RBI मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। RBI बोलेगा ठीक है, 5% इंटरेस्ट पे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। मैं कौन हूँ, मैं बैंक हूँ, मैं RBI से पैसा लेके आया 5% पे। अब ये पैसा जो मैं RBI से लेके आया, ये मैं आप लोग को दूंगा लोन पे। जब मैं खुद 5% पे लेके आया, तो मैं क्या बोलूँगा, आप मेरे पास लोन लेने आए, मैं बोलूँगा मैं आपको 8% पे लोन दूंगा। ये जो बीच में 3% है, ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने 5% पे लोन पे पैसा उठाया, मैंने आपको 8 पैसा, उसको कहा जाता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये अपोजिट है। इसमें क्या होता है, बैंक हूं मैं, जैसे मैं बैंक हूं, मुझे अब पैसा चाहिए नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, और इस पैसे को मैं करूंगा क्या, कोई मेरे से लोन भी नहीं ले रहा है। जैसे आप मेरे पास लोन लेने नहीं आए, कोई और लोन लेने नहीं आया, तो मेरे पास बहुत पैसा बचा हुआ है। इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं RBI के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा RBI मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, आप ही मेरा पैसा रखो और इस पैसे के बदले मुझे कुछ दो। तो RBI क्या करेगा, अगर 5% पे RBI पैसा ले रहा था, तो RBI बैंक का पैसा रखेगा और 4% इंटरेस्ट बैंक को देगा। अब RBI क्यों पैसा रखेगा, 2 रीजन से। एक तो बैंक भी मार्केट में सर्वाइव कर पाए, और RBI को भी तो दूसरे इंसान को पैसा देना है, तो RBI के पास भी पैसा आ जाएगा। इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद जो आप चीज़ पढ़ते हो उसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। होता क्या है, जब आप रेपो रेट उठाते हो ना, बैंक जब RBI के पास जाता है और कहता है RBI मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक कहता है कुछ गारंटी दो, गारंटी देनी पड़ेगी तभी मैं पैसा दूंगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, गारंटी को कहा जाता है कोलैटरल। विदाउट एनी गारंटी बैंक RBI बैंक को पैसा देगी। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्योंकि गारंटी की ज़रूरत नहीं है, तो जब यहाँ 5% इंटरेस्ट ले रहे थे, यहाँ 5.5% इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट क्यों बढ़ा दिया, गारंटी नहीं है, तो कल को पैसा डूब भी सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि बहुत कम लोग इसके थ्रू पैसा ले। अगर मैं सबको विदाउट गारंटी 5% पे ही दूंगा, तो कोई विद गारंटी पैसा क्यों देगा, सब तो विदाउट गारंटी पैसा लेंगे। तो यही होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा दूंगा, तो इनडायरेक्टली आपका लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो मार्केट में कम पैसा जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। और तीसरा देखोगे तो कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, यही मैंने आपको पढ़ाया अभी। रेपो रेट क्या होता है, और बैंक रेट जो है अभी डिसकंटिन्यू कर दिया। एक्चुअली बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट पे बैंक आपको लोन देती है। रेपो रेट होता है जिस रेट पे RBI बैंक को पैसा दे रही है, और आप जब लोन लेने जाते हो और बैंक आपको जिस रेट पे पैसा देती है, उसको कहा जाता है बैंक रेट। ये बैंक रेट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। आज के डेट में आप नीचे वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, वो आपको बोलेंगे सर लोन चाहिए तो 10% इंटरेस्ट पे दूंगा, दिस इज बैंक रेट। बट जब एक बैंक RBI के पास पैसा लेने जाता है, तो रेपो रेट होता है। और उल्टा केस रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब RBI बैंक से पैसा लेता है। RBI कहता है बैंक मुझे पैसा दो, RBI को ज़रूरत तो नहीं है, बट बैंक क्यों पैसा लेता है। अभी कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा जमा करके रख दिया, किसी ने लोन नहीं लिया। लोन क्यों नहीं लिया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, तो बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा पड़ा था, कोई लोन नहीं ले रहा था, तो बैंक लॉस में ना चले जाए, इसलिए बैंक ने क्या किया था, अपना पूरा पैसा RBI को दे दिया कि RBI हमको रिवर्स रेपो दो, क्योंकि कुछ तो बैंक को फायदा होगा। क्योंकि रिवर्स रेपो में क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट RBI बैंक को देती है। जैसे 1 लाख रुपए बैंक के पास पड़ा है, वैसे ही पड़ा है, बट रिवर्स रेपो में क्या होगा, 3.5% इंटरेस्ट RBI बैंक को देगा, तो बैंक 1 लाख पे 3,500 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज बी। करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जब RBI मार्केट में बहुत पैसा डाल देती है, ताकि जो ये है सोसाइटी में सबके पास शॉपिंग जम के हो पाए। जैसे कोरोना था, कोरोना में क्या हुआ, ग्रोथ कम हो गया था, लोग शॉपिंग कर नहीं रहे थे, पैसा खरीद नहीं रहे थे, तो आपने देखा होगा RBI ने अचानक लोन के रेट कम कर दिए। जैसे ही लोन के रेट कम होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक लोगे, इससे क्या होगा, मार्केट में बहुत पैसा आएगा। दिस इज नोन एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
इट इंक्रीजेज द परचेसिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। इससे आपकी और मेरी खरीदारी की पावर बढ़ती है, परचेसिंग पावर। क्यों? अब हमारे हाथ में पैसा है। जब मार्केट में पैसा आएगा तभी तो आपके हाथ में ही पैसा आएगा, तभी तो आप कुछ खरीदोगे। ये बैंक दो तरीके से कर सकता है आरबीआई। पहला काम आरबीआई करता है कि लोन के रेट को गिरा देगा। जैसे मान लीजिए आपको घर लेना था, पहले 12% इंटरेस्ट था, आप ले ही नहीं रहे थे, अचानक बैंक बोल देगा अब आप घर ले सकते हो, सिर्फ 8% इंटरेस्ट लगेगा। आप भी सोचोगे यार इससे बढ़िया मौका नहीं है, 8% में मिल रहा है, आप तुरंत लोन लोगे। जब आप लोन लोगे तो बैंक से लोन लोगे, पैसा जाएगा मार्केट में। द मोमेंट पैसा मार्केट में जाएगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है इसको। अब इसमें सेकेंड है एक्सपांशनरी के अलावा कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसको मैं टाइट भी कहता हूं, ये अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इट स्लोज द रेट ऑफ ग्रोथ इन द मनी। जैसे कोरोना में क्या था? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी था, ना लोग लोन ले रहे थे ना लोग पैसा खर्चा कर रहे थे, तो मार्केट में ग्रोथ कम हो जाता है इन द मनी सप्लाई, और इट डिक्रीजेज द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये कब किया जाता है सोसाइटी में? महंगाई को रोकने के लिए। मान लीजिए अभी बहुत महंगाई बढ़ गई, आलू जो है वो 50 रुपए किलो है। अब क्यों आलू 50 रुपए किलो है? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है कि 50 रुपए किलो खरीद पा रहे हैं। अचानक गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी हमने लोन बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। मान लीजिए आप 1000 रुपए पर डे कमा रहे, एग्जाम्पल देता हूं। अब क्या होगा? क्योंकि लोन के रेट बढ़ गए, पहले आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ता था मंथली, अब आपको 12% इंटरेस्ट देना है, क्योंकि लोन महंगे हो गए। अब आप क्या करोगे? आप खर्चा कम करोगे, क्योंकि आपको लोन बढ़ गया, आपको ईएमआई ज़्यादा देना है। आप खर्चा कम करोगे तो पहले हो सकता है आप 10 किलो आलू खा रहे थे महीने में, अब आप 5 किलो आलू खाओगे, ऑटोमेटिकली आलू के रेट गिर जाएंगे। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब गवर्नमेंट चाहे तो आपसे खर्चा कम करवाएगी। द मोमेंट खर्चा कम होगा, डिमांड कम होगा सामने वाली चीज़ का, और डिमांड कम होगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब इस बारे में कुछ दे रखा है कि कैश रिजर्व रेशियो, ये जो मैं आपको सीआरआर बताता हूँ। जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, तो सीआरआर को बढ़ा देते हैं। द मोमेंट सीआरआर को बढ़ा देंगे तो बैंक कम लोन दे पाएगा। सीआरआर वापस रिवाइज कराता होता क्या है? 100 रुपए है, बैंक कहता है कि 4%, आरबीआई कहता है बैंक को कि 4% सीआरआर रखना है, अपने पास कैश रखना है। क्यों? कल को हो सकता है आप में से अगर आपने बैंक को 10-10 रुपए दिए, मान लेते हैं ये 100 रुपए बैंक के पास है, 10 लोगों ने 10-10 रुपए करके दिए हैं, बैंक ये कहेगा अपने पास, आरबीआई बैंक को कहेगा कि 4 रुपए तुम रखो अपने पास। क्यों? कल को कोई आदमी पैसा विड्रॉ करने आएगा तो उसको क्या दोगे तुम? इसके लिए सीआरआर रखना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रखोगे तो सीआरआर को इंक्रीज कर दोगे। द मोमेंट आप सीआरआर को इंक्रीज करोगे, बैंक के पास कम पैसा रहेगा लोन देने के लिए, ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम जाएगा, महंगाई रुक जाएगी। जबकि इसमें अपोजिट है, इसमें डिक्रीज करते हैं। सेम रेपो रेट को हम इसमें इंक्रीज करते हैं। रेपो रेट मैंने आपको बताया जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है। द मोमेंट आरबीआई बैंक को महंगा लोन देगा, बैंक आपको महंगा लोन देगा, आपको महंगा लोन मिलेगा, आप कम खरीदारी करोगे, महंगाई रुक जाएगी। सेम है एसएलआर, ये भी इंक्रीज कर देते हैं, और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। ये टेबल है, बस याद रखिएगा, जबकि इसमें हर चीज़ डिक्रीज कर देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों होगा? यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक्सपांशनरी में डिक्रीज कर रहे हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसीलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म किया था, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है। पहला, वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004 to 0.5 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। ये रॉन्ग है, उल्टा हुआ था। सेकेंड, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। ये भी रॉन्ग है। मैंने आपको क्या बताया था? जहां वर्ड स्टेडीली आ जाए वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, कल ही बताया था। नेक्स्ट, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। यस, रूरल एरियाज में जो नॉन फार्म इकोनॉमी है, नॉन फार्म मतलब जहां फार्मिंग की जरूरत नहीं है, वहां पे ग्रोथ देखा गया गांव खेड़े में। और नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि गांव से लोग अब शहर की तरफ मूव हो गए। तो थर्ड और फोर्थ राइट होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज 3 and 4 ओनली। करेक्ट आंसर इज 3 and 4। ये कैसे कंफर्म होता है? एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, वर्कर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 4 राइट हो गया। इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, डेटा को हटा दीजिए। नेक्स्ट ये कह रहा है सेम हमने स्टेडी ट्रांजिशन देखा अर्बनाइजेशन की तरफ। स्टेडी ट्रांजिशन मतलब लोग गांव से शहर की तरफ जाने लग गए, इसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन। ओवर द ईयर्स हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन द रूरल शेयर इन वर्कफोर्स। अब क्योंकि गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं तो गांव में जो रोजगार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले गांव में रोजगार की जरूरत थी, हो सकता है 100 लोग गांव में रहते थे तो 100 के 100 लोग काम करते थे। अब इसमें से 70 लोग तो शहर चले गए, तो गांव में क्या होगा? रोजगार कम हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा जो स्टेटमेंट 2 है इसलिए इनकरेक्ट हो गया। क्यों? यहाँ क्या लिखा हुआ था
द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल फोर्स स्टेडीली इंक्रीज, ये रॉन्ग हो जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। मैं बार बार बोलूँगा डेटा क्यों याद नहीं रखना है, डेटा चेंज होते रहता है। बस इस आंसर के लिए मैंने डेटा अटैच किया है कि ये जो डेटा हमारा वेरीफाई हो जाए, इस डेटा से 3 भी राइट है, 4th भी राइट है, हमारा आंसर हो जाएगा 3 and 4 ओनली। इसमें आपको जो जानना है दैट इज़ बस वर्कर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एक तो होता है जैसे मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बनाया, इसको कहा जाता है प्रोडक्शन। अगर यही प्रोडक्शन मैं पर डे निकाल दूंगा ना तो ये हो जाता है प्रोडक्टिविटी की। एक दिन में मैंने कितना मैन्युफैक्चर किया, जैसे मेरा एक स्टील प्लांट है और मैं हो सकता है 10 गेट बना रहा हूँ स्टील के, तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन। बट अगर प्रोडक्टिविटी, ऐसे एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी होती है, एक वर्कर एक दिन में कितना आउटपुट निकाल सकता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। बस इतना ही जानना है, बाकी इसमें से ऐसा कोई टर्म नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। ग्रोथ रेट पता ही है, नॉन फार्म पता ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इट इज अगेन फ्रॉम बैंकिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम के लिए, जैसे आपने लोन लिया 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, दैट इज नॉट शॉर्ट टर्म। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको DCCB कहा जाता है, दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ये ऐसा कह रहा है गांव खेड़े में जितना भी लोन जाता है एग्रीकल्चर, खेती के लिए जो लोन जाता है खेती करने के लिए, उसमें से ये कह रहा है DCCB जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सबसे ज़्यादा लोन दे रहा है एज कंपेयर टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, जो एक बैंक है जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा का इनिशियल कैपिटल है, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, प्लस ICICI बैंक हो गया, IDFC देती है, और गांव के जो रीजनल रूरल बैंक है इससे भी ज़्यादा। बट ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। क्यों? DCCB के पास पैसा ही बहुत कम होता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये बहुत छोटे बैंक्स हैं, इनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा जितना SBI के एक ब्रांच में होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इतना लोन दे पाएंगे ये SBI से ज़्यादा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यस, ये इसका काम होता है। DCCB का काम होता है कि ये PCCS को पैसा देगा, PACS को। PACS क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। जो सोसाइटी, ऐसी सोसाइटीज़ जो सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करती हो, जैसे गाय भैंस के लिए लोन देना, कोई मशीन इक्विपमेंट खरीदना है फार्मिंग के लिए, ट्रैक्टर के लिए देना है, ये पूरा काम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी करता है। और इसको लोन देने का काम कौन करता है? DCCB। सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, आंसर हो जाएगा हमारा B ओनली। पहले डेटा दे रखा है कि शेड्यूल बैंक इंडिया में 70 to 80% एग्रीकल्चर और क्रेडिट में लोन देता है, जबकि DCCB कितना देता है? सिर्फ 15 से 16%। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, इम्पॉसिबल। वैसे भी आप जब शेड्यूल बैंक पढ़ोगे, शेड्यूल बैंक बहुत बड़ा बैंक होता है यार, वो जितना लोन प्रोवाइड कर पाएगा उतना DCCB नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडिया में उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या होता है? इंडिया में 2 टाइप की बैंकिंग है, जो SBI, ICICI बैंक है, ये सबको RBI गवर्न करता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग आपको गांव खेड़े में मिलेगा, जैसे ग्रामीण बैंक, कल्याण योजना, ये सब जो कल्याण बैंक होता है, ये सब। इसमें आप देखना एक रजिस्ट्रार होता है, ये रजिस्ट्रार इसको रन करता है। और ये रजिस्ट्रार कौन चुनते हैं? यही लोग, गांव के जो कोऑपरेटिव फॉर्म होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, वही बाय वोटिंग इसको वोट करते हैं। बट अब इन पे डुअल रजिस्ट्रेशन लागू हो गया है, अब RBI भी रेगुलेट करता है और रजिस्ट्रार भी। ये हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है उसके 2 स्ट्रक्चर है। सबसे पहला है 3 टायर। 3 टायर में सबसे पहले कौन आता है? STCB। नेक्स्ट आता है DCCB। STCB का मतलब है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और लास्ट में आता है PACS जो हमने देखा। जबकि 2 टायर में क्या होता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा और PACS। DCCB गायब हो जाता है स्टेट 2 टायर में। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? 3 टायर में लोअर लेवल टायर्स पे DCCB और PACS दोनों होते हैं, मतलब ये दोनों हो जाता है लोअर लेवल, ये हो जाता है हायर लेवल। Extend credit to individual borrowers using their own fund deposit and claim to refinance from the upper tier, that is from state cooperative bank. इसका क्या कहना है कि जो गांव खेड़े में जो 2-3 टायर स्ट्रक्चर होता है, आपको जो लोन देगा वो या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दे सकता है या PACS दे सकता है। बट इन्होंने जो ये लोन दिया, ये पैसा किससे लेंगे? ये अपर बैंक से लेंगे, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट दिया है 2 टायर स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, आपको लोन देता है PACS और PACS पैसा किससे लेता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। बट
किसी किसी केस में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्ट भी इंडिविजुअल को लोन दे सकती है अपने ब्रांचेस से, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी हमारा राइट है। ये वाला जो क्वेश्चन है बैंकिंग कोऑपरेटिव से, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट्स। अगर इंडिया में आपका साइबर इंश्योरेंस की वजह से लॉस हुआ, साइबर इंश्योरेंस मतलब किसी कंप्यूटर की वजह से या किसी लैपटॉप की वजह से जिसमें आपके डिटेल हो और आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा हो, तो इसमें क्या क्या कवर्ड होता है, कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या फिर मैलवेयर है, मैलवेयर जब साइंस एंड टेक में आप पढ़ोगे 3 टाइप का होता है, एक तो होता है वायरस, एक होता है मैलवेयर, और सेम एक टाइप का आप ये कह सकते हो वायरस मैलवेयर, और एक होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्यों डाला जाता है? आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। मैलवेयर एक टाइप का शॉर्ट टाइप का स्पाईवेयर ही है। तो ये कह रहा है अगर आपके कंप्यूटर में कोई टाइप का मैलवेयर आ गया और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो वो कंप्यूटर रिपेयर करने का खर्चा इसके थ्रू मिलता है। यस, ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस एंड प्रूव सो। मतलब आपने अपने मन से अपना कंप्यूटर फोड़ दिया और सरकार आपको पैसा देगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब तो हर कोई अपना कंप्यूटर फोड़ेगा और सरकार से पैसा मांग लेगा। तो द मोमेंट आप 2 हटा दोगे ऑप्शन से, आपके पास आंसर आ गया, दैट इज बी 1, 3 एंड 4। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने कितने अच्छे से वर्ड लिख दिया है, इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली। विलफुली मतलब अपनी इच्छा से, मतलब मैं अपना कंप्यूटर खुद ही अपनी इच्छा से फोड़ रहा हूँ, सरकार को बोल रहा हूँ सर पैसा दीजिए। ऐसे तो हर कोई अपना नुकसान करके सरकार से पैसा मांगेगा। तीसरा स्टेटमेंट भी राइट है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। अगर आपका लॉस हुआ है, आपको आपके कंप्यूटर से किसने डिटेल ले ली है, तो गवर्नमेंट का काम रहेगा एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट देना आपको। और लास्ट में थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, मतलब आपके लैपटॉप को यूज करके किसी और थर्ड पार्टी का कुछ मिसयूज किया है, ऐसे केस में आपकी गलती नहीं है, आपका कंप्यूटर किसी और ने यूज किया है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपके वकील का भी खर्चा देगी। क्योंकि वकील या फिर जो गवर्नमेंट या फिर जो भी साइबर इंश्योरेंस कंपनी आपके वकील का भी खर्चा देगी, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। वही दे रखा है, मोस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज नॉट ओनली ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव कवर अगेंस्ट साइबर रिस्क बट ऑल्सो पे फॉर द लीगल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। इंडिया में भी अगर साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस से आप लोगे तो आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से जितना भी डैमेज होगा आपको वापस दिया जा सकता है। इट कवर्स द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन काउंसलिंग with a psychologist due to any traumatic stress one may face as a result of cyberbullying और harassment। इसमें अगर मान लीजिए आपका डिटेल, आपको हरास किया जा रहा है, आपका कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उस कंप्यूटर में, मोबाइल में, और इसकी वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्लैकमेल की वजह से आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी। बट द कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ विलफुली डैमेज इज नॉट कवर्ड, जो हमने देख लिया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंडिया में जो इंश्योरेंस है देता कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI देता है इंडिया में इंश्योरेंस। जितना भी इंश्योरेंस है, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, पर्सनल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सब IRDA मैनेज करता है। उसी के अंदर एक स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट आया जिसके थ्रू साइबर इंश्योरेंस मिलता है आपको। इसमें 9 मेंबर ग्रुप होते हैं, जिसमें कंसल्टेंट लाइबिलिटी इंश्योरेंस P उमेश एस चेयरमैन। अभी पुराना डेटा है, इसको हटा दीजिएगा। ये P उमेश चेयरमैन कब का था? ये जब इस टाइम पे फॉर्म हुई थी ये कमेटी, 2021 का। हमको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया है जो सारा इंश्योरेंस को मैनेज करती है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके इंश्योरेंस सेक्टर से था। इंश्योरेंस आपके सेकेंड पिलर का पार्ट है, इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुटी, सारा कुछ। ये क्वेश्चन है फिर एग्रीकल्चर से अगेन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ये कह रहा है इंडिया में किस किस चीज़ को पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर माना जाता है। सबसे पहला कह रहा है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स हैं उनका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करना। नेक्स्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, तो यस 2 तो होगा। फिर कह रहा है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हो भी सकता है। नेक्स्ट है
फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि फार्मर को इन्वेस्ट करके पब्लिक का क्या फ़ायदा है। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपके पास है 1 to 5। नेक्स्ट कह रहा है सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, और एक कह रहा है वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो अगेन जब आप एग्रीकल्चर लोन को वेव करोगे तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो 5 भी हटा दोगे यहाँ से तो ए भी हट गया। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 6, क्योंकि 2 हमने देख ही लिया और 6 भी है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए आपने इस बार आपकी खेती बहुत अच्छी हुई, आपने हो सकता है इस बार 500 टन आलू निकाल दिए या फिर वीट निकाल दिया। अब एक ही दिन में तो आप 500 टन बेच नहीं पाओगे, तो होता क्या है, आप इस चीज़ को कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, वो सामान सेफ है, यानी अभी मान लीजिए आपने 500 टन में से 100 टन निकाल लिया और मार्केट में बेच दिया, स्टिल आपके पास 400 टन है। वो 400 टन खराब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाती है। ये कोल्ड स्टोरेज आप देखोगे सब्जियों के लिए थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि सब्जियाँ खराब होने का ज़्यादा डर होता है। जैसे पॉट स्कीम होता है गवर्नमेंट का, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, इसको पॉट स्कीम कहा जाता है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी जाता है, क्योंकि इंडिया में देखना हर साल ऐसा होगा, कोई एक साल पोटैटो का प्राइस बढ़ जाएगा या तो ऑनियन का या टोमेटो का, क्योंकि ये जल्दी खराब होते हैं। नेक्स्ट, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम, बैंक अगर किसानों का कर्जा माफ कर देगा तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, इसलिए 5 नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, ये भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है, एज अ सोसाइटी में जब पीस रहे, जैसे आप भी किसान हो, आप भी किसान हो, यहाँ मान लीजिए 10 किसान ही हैं और 10 किसान आपस में ना लड़े, जबकि किसान एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को नॉलेज दे पाए कि ये इसकी खेती करो, ऐसे करो, इसको कहा जाता है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। यस, ये भी एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। क्यों, पब्लिक एट लार्ज को फायदा है सोशल कैपिटल से। नेक्स्ट, PACS का कंप्यूटराइजेशन करने से क्या फ़ायदा है, पूरा डेटा अब कंप्यूटर में है। तो कल को क्या होगा, आप किसी भी होता क्या था, पहले लोग गाय भैंस पे लोन लेते थे, तो बैंक वाले जाते थे जब गाय भैंस का लोन मांगने के लिए, तो किसान कहता था गाय तो मर गई है, भैंस मर गया है। तो अब लोग भी सोचते थे भैंस मर गई तो लोन का पैसा कैसे मांगूं, तो वो क्या देखते थे, गांव में ना जितने भी लोगों ने भैंस पे लोन लिया है सबकी भैंस मर रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो बोलते थे ये दूसरी भैंस कहाँ से आई, तो कहते थे मैंने खुद से खरीदी। तो उन्होंने सोचा इस चीज़ को पकड़ने के लिए बैंक वालों ने क्या किया, उन्होंने गाय के कान या बैल के कान में, आपने देखा होगा, वो लगा देते थे कुंडल, आपने देखा होगा, वो जो कुंडल होता था वो बैंक वाले लगाते थे। लोग और शातिर निकले, लोग क्या करते थे, गाय का वो कान ही काट देते थे या भैंस का वो कान जिसमें कुंडल लगाया होता था। तो अब जब बैंक वाले आते थे कर्जा मांगने, तो किसान कहता था गाय तो मर गई, वो इलेक्ट्रिसिटी खंभे में लग गया, बिजली गिरी तब मर गई। तो जाते थे उसके कान को देखने के लिए, तो देखते थे कान भी कटा हुआ है, बोलते थे इसका कान कैसे कट गया, तो बोलते थे दूसरी बैल ने मार दिया या फिर कोई बीमारी हो गई थी काट दिया। तो अब क्या करने लगे, बैंक वाले दोनों कान में लगाने लग गए गाय के, ताकि दोनों कान ना काटे। सोच रहे हो इंडिया में इस टाइप की हालत हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया गया, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा मेंटेन रहेगा। और ये भी कंडीशन मैंडेटरी कर दिया कि आपकी अगर गाय या भैंस भी मरती है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि आपने जो जिस गाय पे लोन लिया था वो मर गई है। यानी इंश्योरेंस वाले वेरीफाई करेंगे, बैंक वाले आके वेरीफाई करेंगे कि जो गाय पे आपने लोन लिया वो मर गई कि नहीं। तो तब से फ्रॉड होना थोड़ा कम हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 6। आंसर 2, 3 एंड 6 है। सबसे पहले फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल क्रॉप्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर आर सब्सिडीज। पहला और फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सब्सिडी। आम आदमी गवर्नमेंट बोलती है हम जीत जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब्सिडी है। सेम पहला वाला जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक टाइप का सब्सिडी है, इसलिए 1 और 4 नहीं होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है द वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ये भी एक टाइप का बैंकिंग कंसेशन है, तो ये भी एक टाइप का पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसको छोड़ के जितने भी चीज़ें हैं 2, 3 एंड 6 वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है कि मई 2020 में कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिसके तहत उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम अनाउंस किया था 1 लाख करोड़ का, जिसमें उन्होंने कहा था पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब एक बार गेहूं की कटाई हो गई उसके बाद क्या, उसके लिए उन्होंने 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए। नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा कि हम किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे 25 लाख किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ये एक टाइप का क्रेडिट कार्ड ही है, बट किसानों को मिलता है, और किसान इससे सिर्फ किसान के लिए यूज़ होने वाले सामान को खरीद सकता है। जैसे वो जो सीड होते हैं, बीज खरीद सकता है और फर्टिलाइज़र खरीद सकता है, जितने भी चीज़ें किसानों को ज़रूरत है, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ये सब जो किसान की ज़रूरत है उतना ही खरीद सकता है। नेक्स्ट एक गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि डिजिटल एग्रीस्टैक, डिजिटल डेटा बनाएंगे सो दैट ऑनलाइन एग्रीकल्चर सामान बेचा जाए, एक मार्केट प्लेस क्रिएट हो। ये सब इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहा गया था।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अबाउट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, हमने देखा था उसमें बैंक्स एक एग्रीमेंट साइन कर रही थी जिसमें उनका पैसा ना डूबे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। सबसे पहले इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। सेकेंड, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा राइट है। ये इवेल्युएट करने में हेल्प करता है इमर्जिंग रिस्क जो फर्म को होने वाला है बैंक अगर लोन देगी तो। नेक्स्ट, द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट डेप्ट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये भी आई गेस नहीं होगा। हाँ, द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट। मतलब ये कह रहा है जितना ज़्यादा बोरोइंग फर्म का लेवल होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, उतनी ही उसका वर्स होगा एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट्स। आई गेस ये राइट है, इसका आंसर डी होना चाहिए, डी या बी में से एक होगा। नहीं, ए है इसका। यस, ये रॉन्ग ही है, ये स्टेटमेंट शायद अपोजिट लिखा है इन्होंने। ये स्टेटमेंट इन्होंने अपोजिट लिखा है, ये रॉन्ग होगा। इसका आंसर है 1 और 2। ये हेल्प करता है आपको बताने के लिए कि फर्म को कितना लॉस होने वाला है या फिर खतरा है लोन देने से, और सेम इवेल्युएट करने के लिए। थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो, इसका आंसर है ए 1 और 2 ओनली। सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने देखा था, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू टेक द लोन और डेप्ट एंड रीपे इट विद इन द टेन्योर ऑफ द लोन। मतलब आपने लोन लिया और आप 10 साल में अगर लोन भर पाएंगे तो ये कहा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आपने टाइम में पहले लोन लिया और भर दिया है तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। वो कंपनी को लोन देना कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है ये पता किया जा सकता है बाय बैंक। कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बाय द कंपनीज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड। कंपनी का कितना खर्चा है और कंपनी कितना कमाती है, इन दोनों को माइनस करके पता किया जा सकता है। जैसे अगर कंपनी प्रॉफिट में होगा तो ये लोन भर देगा, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होगा। ये कह रहा है द लोअर द रेशियो द मोर द कंपनी इज बर्डन बाय डेप्ट एक्सपेंसेस। जितना कम ये रेशियो होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा है कि कंपनी बर्डन कम हो कंपनी पे। वो स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट द वर्स इज इज एबिलिटी टू सर्व अ डेप्ट। ये उल्टा है, वहाँ पे हायर की जगह लोअर कर दिया। कुछ फिर की पॉइंट दे रखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ गुड असेसमेंट ऑफ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। आप किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता कर सकते हैं कि उसमें कितना खर्चा किया, कितना कमा रहा है, सो दैट कल को बैंक, आपने देखा होगा जब बैंक लोन के लिए अप्लाई करता है कोई इंडस्ट्री, तो सबसे पहले यही मांगता है उससे कि आपका बैलेंस स्टेटमेंट दीजिए लास्ट 3 ईयर्स का कि आप कितना प्रॉफिट में, सो दैट बैंक ये भी तो देख पाए कि जो इंसान 50 करोड़ का लोन दे रहा है वो कल को फ्यूचर में चुका सकता है कि नहीं। नेक्स्ट, moreover an interest coverage ratio between 1 indicates the company is not generating sufficient revenue to satisfy interest expenses। अगर कंपनी का रेशियो 1 से कम है इसका मतलब कंपनी लॉस में है और वो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है तो अच्छा है, 1 से अगर कम है तो खराब है। A good interest coverage ratio would serve as a good indicator of the circumstances as well as an indicator for the company ability to pay off its debt. This was all about interest coverage ratio. Interest coverage ratio में शॉर्ट आपको इतना ही समझना है, एक कंपनी वापस अगर लोन दे सकता है कि नहीं ये पता किया जाता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है रैदर देन उसके खर्चे से, तो हम ये मानते हैं उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, बिलो 1 है, उसको लोन दिया जा सकता है। ये बैंक को हेल्प करता है ये बताने में कि कंपनी को लोन देना कितना रिस्की काम है उस कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या फिर पॉलिसीज वेयर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। राइस के प्राइस को रिसेंट पास्ट में क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किसान ने एक बार खेती कर ली और वो बेचने आता है तो उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए, सो दैट किसान अगली बार मोटिवेटेड रहे गेहूँ उगाने के लिए। नहीं तो मान लीजिए इस बार खेती खराब हो गई और उसको वीट उसने उगाया और वीट की जगह उसको सिर्फ 400 रुपये मिल रहा है, तो अगली बार वो गेहूं उगाएगा ही क्यों। और द मोमेंट अगली बार वो गेहूं नहीं उगाएगा, आप और मैं खाएंगे क्या, क्योंकि वो गेहूं उगाए हर साल, उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स देना ही देना है, चाहे फसल अच्छी हो खराब हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने लाया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपकी खेती कैसे भी हो आपको इतना गवर्नमेंट देगी ही देगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ट्रेडिंग। यस, इससे भी प्राइस इफेक्ट होता है। तीसरा है गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग।
स्टॉक पाइलिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा भर के रख लेती है अपने अनाज गोडाउन में, सो दैट अगली बार बांटने के लिए, तो इससे भी प्राइस इफेक्ट होता है, राइट। और कंज्यूमर सब्सिडीज, कंज्यूमर को जो सब्सिडी देना पड़ता है उससे भी इफेक्ट होता है। आई गेस इसका चारों ही होगा, 1 2 3 4 होगा इसका आंसर, यस। क्योंकि राइस का जो प्राइस है वो चारों से इफेक्ट होगा। डोमेस्टिक फैक्टर क्या क्या है इफेक्ट करने में, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ सीजनल मानसून अक्रॉस इंडिया एंड प्रोडक्शन ऑफ बासमती एंड नॉन बासमती राइस। इंडिया में मानसून की क्या इंटेंसिटी थी उस पर डिपेंड करता है राइस का प्राइस। जैसे अगर मान लीजिए मानसून अच्छा हुआ तो राइस बहुत ज़्यादा आएगा मार्केट में आएगा, तो राइस का प्राइस ऑलरेडी कम रहेगा। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो इस बार राइस कम आएगा मार्केट में। राइस क्योंकि कम आएगा मार्केट में, डिमांड ज़्यादा रहेगी, सामान कम है राइस का, राइस महंगा आएगा मार्केट में बाय डिफॉल्ट, तो वो डोमेस्टिक फैक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ फुल एंड ब्रोकन कर्नल्स इन मिलिंग द पैडी। होता क्या, आपने देखा होगा एक जौ होता है, जौ के अंदर से चावल को निकालना पड़ता है। कितने बार क्या होता है, जौ से चावल निकालते टाइम चावल टूट जाता है, तो टूटे हुए चावल की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितने फुल चावल की होती है, तो उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का ट्रेडिंग या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ राइस भी डिवाइड करता है कि राइस का प्राइस क्या होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया। फिर राइस का जो टेंडर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निकालती है, कल ही हमने देखा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में। नेक्स्ट, कुछ कंज्यूमर की सब्सिडी है, जैसे आपको और मुझे सब्सिडी मिलता है। जैसे आप और मैं चावल खरीदने गए और सरकार ने बोला कि आज अगर आप चावल लेते हैं तो, जैसे आपने देखा होगा कल ही मैंने बताया था बीपीएल के तहत क्या होता है, सरकार कुछ लोगों को 3 रुपये चावल और 5 रुपये गेहूँ भी देती है, दैट इज कंज्यूमर सब्सिडी। इससे भी राइस के प्राइस में इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इट लोअर्स द प्राइजेस फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। और लास्ट में गवर्नमेंट का स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट जितना भरती है, अगर गवर्नमेंट अपने गोडाउन में बहुत ज़्यादा चावल भर लेगी तो बाहर लोगों को खाने के लिए कम रहेगा, क्योंकि लोगों को खाने के लिए कम रहेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो राइस की प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए फोर्थ भी राइट रहेगा। नेक्स्ट, कुछ क्लाइमेटिक शॉक भी है, जैसे अचानक अगर अभी जैसे अभी देखो अभी बारिश आ रही है, समर का टाइम है, बारिश आनी तो नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, जितने भी अभी खेती किए होंगे किसानों ने, जो आने वाला है अभी, जैसे अभी मार्केट में मैंगो आएगा, मैंगो आप देखोगे बहुत महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, डेली मैंगो गिर रहा होगा, वो मैंगो कल को पेड़ पे नहीं है तो बड़ा नहीं होगा, और क्योंकि बड़ा नहीं होगा मार्केट में मैंगो ही कम आएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैंगो का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये होता है क्लाइमेटिक शॉक, जब गर्मी के टाइम पे बारिश आ रही है अचानक, बारिश के टाइम पे अचानक धूप काला है बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्या होता है, खेती अच्छे से नहीं होती है। आपको कुछ और फैक्टर याद रखने, इंटरनेशनल फैक्टर, जैसे कि ग्लोबल टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस, अचानक फॉरेन से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई राइस की, तो हम राइस वहाँ भेज देंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलता है, तो हमारे इंडियन कंज्यूमर के लिए खाने के लिए कम रहेगा, तो इंडिया में प्राइस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एप्रीशिएशन और डिप्रीशिएशन ऑफ डॉलर एंड इंडियन रुपी, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है और रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाती है तो इससे भी राइस की वैल्यू बढ़ सकती है। और लास्ट में क्रूड ऑयल प्राइजेस, अगर तेल की प्राइजेस बढ़ गए, तेल के प्राइजेस से कैसे लिंक है, आपने देखा होगा अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वजह से तेल का प्राइजेस बढ़ गया है, जिस वजह से क्या होता है, ये राइस मान लीजिए हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हुआ, अब राइस को आप हैदराबाद से कहाँ लेके आओगे, नागपुर लाने के लिए आप तेल, पेट्रोल और डीजल का यूज़ करोगे लाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल का रेट महंगा है, तो ऑटोमेटिकली उस पेट्रोल, इतना ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी इसमें जोड़ देंगे। तो हैदराबाद से जो नागपुर आ रहा है राइस, मान लीजिए हैदराबाद में 40 रुपये किलो है, नागपुर में बाय डिफ़ॉल्ट 50 रुपये किलो मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये जो बढ़ गया वो तेल की वजह से, वहाँ से यहाँ लाने तक का ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्रीकल्चर से आया हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन ट्रेड के बारे में है। ये कह रहा था वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब जहां कंसिस्टेंटली इंक्रीज दिखा है मतलब थोड़ा स्टेबल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, जहां जहां सेकेंड है उसको रखो, ये चला जाएगा, ये भी रखो। नेक्स्ट कह रहा है इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। एक्चुअली रॉन्ग है, नेपाल इतना बड़ा पार्टनर है ही नहीं हमारा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 हमने देख लिया बाय डिफॉल्ट राइट है, हमको फर्स्ट देखना है वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब कोई भी चीज़ मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंटली स्टेडीली दिखा जाए इंक्रीज तो रॉन्ग ही मार्क करना है, तो आई गेस इसका आंसर बी होना चाहिए, 2 ओनली। यस 2 ओनली है, क्यों, यहाँ चेक करो, यहाँ लिखा हुआ है कंसिस्टेंटली इंक्रीज। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली स्टेडीली इंक्रीज नहीं होगी। कंसिस्टेंटली इंक्रीज का मतलब क्या है, एकदम से इंक्रीज हुआ ऐसा। स्टेडीली भी इसी को कहते हैं, कंसिस्टेंटली को भी सेम। कोई भी चीज़ स्टेडीली डिक्रीज या कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं हो सकती है। आते इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले 2 ओनली, इंडिया श्रीलंका ट्रेड जो है वो उसके पीक पे रीच कर चुका है 2013-14 में इन द लास्ट डिकेड।
हेंस स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्रीज किया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, फॉलोड बाय नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स। इसे स्टेटमेंट 3 आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लिखा था नेपाल इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कॉटन जो है इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है बांग्लादेश को, जो हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर अ फिफ्थ ऑफ इंडिया सप्लाई टू बांग्लादेश। बांग्लादेश जितना भी कॉटन लेता है 1/5 इंडिया से आता है, फॉलोड बाय मिनरल फ्यूल, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स। तो स्टेटमेंट 2 इसलिए करेक्ट है क्योंकि कॉटन क्या है, टेक्सटाइल का ही पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल। नेक्स्ट, इंडियाज इंपोर्ट, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से, गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट दैट मेक्स अप टू 40% ऑफ द इंपोर्ट। याद रखिएगा बांग्लादेश देखने में छोटा कंट्री है बट टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश इंडिया से भी आगे है क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल वर्कर है ना बहुत चीप है, सस्ते में मिल जाता है। प्लस बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में भी आप देखोगे जूट का अगर देखना है तो बांग्लादेश से जो लग के है वेस्ट बंगाल, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जूट ज़्यादा होता है तो टेक्सटाइल में उनको थोड़ा एक्सपर्ट हासिल है, प्लस उनके यहाँ लेबर भी सस्ता है। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं पे मौजूद है तो बांग्लादेश ही है। चाइना भी बांग्लादेश के ही वर्कर को उठा के लेके जाते हैं। अब कुछ 4 एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं इंडिया के, टॉप 4। सबसे पहले चाइना, यूएसए, दुबई और सऊदी। चाइना और यूएसए हमेशा आपको देखने मिलेंगे, ये दुबई और यूएई चेंज होते रहता है। अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है, बट क्योंकि मोदी जी ने बीच में कुछ चाइनीज़ ऐप बैन की है तो अब इंडिया चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब यूएसए है। फिर अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हमने देखा था थोड़ी देर पहले भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड में शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े दिन के लिए। इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से पर्पस के लिए दिया जाता है। अभी आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो कैसे एलिमिनेट करना है मैं सिखाऊंगा। पहले 5th पढ़िए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड फैसिलिटी। घर बनाने के लिए आपको लगता है क्रेडिट कार्ड से कोई घर बना लेगा, इतना लोन मिलेगा? तो द मोमेंट आपने फैमिली हाउस देखा, आप 5 को तो वैसे ही हटाइए जहाँ जहाँ 5 है। 5 यहाँ हटाया, 5 यहाँ हटाया, 5 यहाँ हटाया, बाय डिफॉल्ट आप आंसर पे आ गए 1, 3, 4। सोचने वाली बात है, घर कोई कैसे बना लेगा क्रेडिट कार्ड से, वो भी लिखा है शॉर्ट टर्म। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड से ले भी लिया तो क्या पॉसिबल है कि इसने 25 लाख का घर बना लिया और 2 महीने में लोन पे कर देगा? अगर इतना ही 2 महीने की उसकी हैसियत होती तो लोन लेता ही क्यों? ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लियरली यूपीएससी ने लिख रखा है शॉर्ट टर्म। और देखो ऑप्शन क्या दिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड फैसिलिटी। आंसर बी है 1, 3 एंड 4। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। यस, मैंने आपको क्या कहा था, किसान क्रेडिट कार्ड में इसके लिए पैसा दिया जाता है कि खेती में जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पैसा हो। बिल्कुल, अगर कुल्हाड़ी खराब हो गई तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फावड़ा खराब हो गया, वो नहीं है, बीज नहीं है, तो उसके लिए। नेक्स्ट, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक। अगेन ट्रैक्टर कोई क्रेडिट कार्ड से खरीद सकता है क्या? नहीं। द मोमेंट आप 2 भी हटाओगे, 2 भी यहाँ से हटाते, जहाँ जहाँ 2 होता वो हटा देते तो वैसे ही आप आंसर पे आ जाते हैं 1, 3 एंड 4। तो 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड। बिल्कुल, अगर किसान अपने घर के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए, खाने पीने के लिए खरीद सकता है इसमें। और नेक्स्ट लिखा है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। एक बार गेहूं की कटाई हो गई, उसके बाद गेहूं को कैसे बेचना है, रखा जाना चाहिए, उसके लिए क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा यूज़ किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है 1, 3, 4। फिर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया कि इट इज़ अ स्कीम एम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग अंडर सिंगल विंडो विथ फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। ये दिया क्यों है? किसानों को पहले ना अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। अब किसान मान लीजिए जाएगा बैंक के पास, बैंक बोलेगा कागज़ दो, कागज़ नहीं है। जब तक कागज़ और ये सब प्रोसीजर करेगा तब तक हो सकता है वो जो बीज लगाने चाहिए तो ख़त्म हो गए। तो किसानों को टाइमली पैसा मिल पाए, टाइम से पहले और इनफ पैसा मिल पाए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया जिसमें कहा गया 20,000 रुपये देंगे किसान को। 20,000 रुपये किसान ले सकता है, बाद में किसान को भरना है। अमाउंट भी ज़्यादा नहीं दिया है कि किसान लेके भाग जाएगा तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है, इसलिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड लाया था सो दैट फार्मर को टाइमली पैसा मिल पाए। वरना बैंक में जाओ, बैंक बोलेगा 15 दिन बाद आना, जब तक 15 दिन में आएगा तब तक बारिश चालू हो गई तो बीज उसने लगा ही नहीं, तो बीज लगा ही नहीं तो खेती करेगा कैसे? इससे क्या क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, मार्केटिंग अगर करना है उसके लिए। नेक्स्ट, अपने खाने पीने के लिए कुछ सामान ले सकता है, मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट के लिए ले सकता है वो। उसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट, अगर एग्रीकल्चर में भी उसको कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसके लिए भी यूज़ कर सकता है, इसलिए 1, 3, 4 राइट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कौन कौन दे सकता है? कॉमर्शियल बैंक दे सकता है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक दे सकता है, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दे सकते हैं और कोऑपरेटिव भी दे सकता है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, जो बैंक अभी अभी बना है, जैसे अभी नागपुर में आप देखोगे एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये जब 5 या 10 साल चल जाता है तो फाइनली इसको बनाया जाता है कॉमर्शियल बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ये इतना ही लोन दे सकते हैं, ये इतने ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकते, जिनके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता है उसको इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा जाता है। वैसे ही आप एक पढ़ोगे पेमेंट बैंक्स, जैसे अगर इसका एग्जांपल पेटीएम भी क्या इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक है, याद रखिएगा। बीच में एयरटेल ने भी अपने बैंक्स खोले थे, एयरटेल बैंक, वो भी एक टाइप का स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है सीपीआई से। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो चीज़ें हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मेजर करते हैं महंगाई कितनी है। सीपीआई को कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेम एक होता है डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई क्या होता है, आप और मैं जो भी खाना खाते हैं इसका एक बास्केट बनाया जाता है, जैसे एक टोकरी में सारा सामान डाल देंगे और मेजर करेंगे कितना है। अगर इस साल जो सीपीआई का वैल्यू है, जैसे मैंने एक टोकरी ली 2023 में और एक टोकरी ली 2024 में, मैं ये चेक करूँगा 2023 के मार्च में गेहूँ, राइस, दाल, ऑयल, इसका क्या वैल्यू है और सेम यहाँ पे, इससे मैं चेक करूँगा महंगाई कितनी बढ़ी है। इसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि कंज्यूमर क्या ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, आप होलसेल इसको मेजर करते हो, जैसे आप किसी होलसेल रिटेलर के पास जाओगे तो उसके यहाँ क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से, दोनों थोड़ा डिफरेंट है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अब ये क्वेश्चन उस पर पूछा गया है, पहला कह रहा है वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। एक्चुअली सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये उल्टा लिखा हुआ है। डब्ल्यूपीआई जो है ये सर्विसेज में कैप्चर करता है जबकि सीपीआई नहीं करता है। तो द मोमेंट आप 2 हटा दोगे, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए सी ओनली, 3 ओनली ही होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, उल्टा है, सही है शायद ये, सीपीआई शायद नहीं कवर करता है, डब्ल्यूपीआई करता है। सेकंड स्टेटमेंट राइट रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई नहीं एक्चुअली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई को अडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, टू डिसाइड ऑन की पॉलिसी रेट्स। जो आपने देखा था की पॉलिसी रेट्स कौन से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारा डिसाइड करने के लिए आरबीआई पहले इन्फ्लेशन मेजर करता है। इंडिया में आपको याद रखना है इन्फ्लेशन का एक रेंज दे रखा है, महंगाई जो है ये 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए। इंडिया में मिनिमम 4% आपको महंगाई मेंटेन करके रखना है। अगर 2% से नीचे भी जाएगा तो देश के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि 2% के नीचे जाना मतलब पहले जो हो सकता है 100 रुपये का आलू मिल रहा था, अब आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, हो जाता है डिफ्लेशन। जब एकदम अत्यंत ये हो जाती है, क्या कहते हैं, रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन में हमको नहीं पसंद है डिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन भी नहीं पसंद है। डिफ्लेशन का एक और प्रॉब्लम है, 2% से नीचे क्या हो जाएगा, महंगाई है ही नहीं। मतलब लास्ट ईयर भी आप हो सकता है लोन ले रहे थे 8%, इस बार भी 8% में मिलेगा। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन करके कहीं जॉब करने जाओगे, आप लोग आज 10,000 रुपये में काम करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, कल भी अगर 1 साल बाद भी 10,000 रुपये पे करोगे तो आप नौकरी करोगे ही क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो अगर नौकरी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, डिफ्लेशन। महंगाई अगर नुकसानदायक है तो लोगों को फायदा भी पहुंचाती है, क्यों, महंगाई की वजह से आपकी सैलरी बढ़ रही है। इनडायरेक्टली दोनों लिंक है, कैसे, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 20,000 है, नेक्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगा, क्योंकि आपकी सैलरी 10,000 बढ़ गई। आप शॉपिंग ज़्यादा करोगे, आप शॉपिंग ज़्यादा करोगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो आपकी सैलरी इंक्रीज होना इन्फ्लेशन से भी लिंक है, महंगाई से भी लिंक है। उल्टा भी है, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो आप शॉपिंग कम कर देंगे, आप शॉपिंग कम कर देंगे तो अब आप बहुत 3 या 4 महीने तक आप शॉपिंग नहीं करेंगे, बट कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी है वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंडेटरी चीज़ें चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे सर मेरी सैलरी इंक्रीज कर दीजिए, मार्केट में महंगाई बहुत है। अब इस इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि सामने वाला खुद देख रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आपकी मिनिमम सैलरी बढ़ानी चाहिए। इसलिए दोनों लिंक होता है। एम्प्लॉयमेंट की जो सैलरी होती है, एम्प्लॉय की वेज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाँ हाई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। डब्ल्यूपीआई जो होता है सर्विस को कैप्चर नहीं करता है, जबकि सीपीआई दोनों को करता है।
गुड्स को भी कैप्चर करता है और सर्विस को भी करता है। इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया है, सीपीआई को यूज़ किया है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए और अपने की पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। तो आंसर जो थर्ड होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड जहाँ जहाँ रॉन्ग है उसको हटा देंगे आप, 1 and 2 ओनली, जिसमें आंसर हो जाएगा ए। अब इसी के तहत ये जो लिखा हुआ है आरबीआई हैज़ नाउ अडॉप्टेड सीपीआई, इसी के लिए आरबीआई बनाता है एक एमपीसी विच इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या रहता है, वो रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करे और इस तरीके से डिसाइड करे कि इंडिया में महंगाई 2% से लेके 6% में हो। अगर महंगाई इसके ऊपर चली गई या इसके नीचे चले गई तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है, गवर्नर। जैसे अभी आपके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। आरबीआई शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि महंगाई इतनी क्यों हुई और अगर इतनी महंगाई नहीं हुई तो क्या रीज़न है। अगर 3 बार गवर्नमेंट फेल हो जाता है इसके बीच में मेंटेन करना, तो आरबीआई गवर्नर हैज़ टू गिव अ रिटन रिकमेंडेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर, रिटन एक्सप्लेनेशन कि क्यों महंगाई हुई। दे रखा है वेटेज। सबसे पहले डब्ल्यूपीआई में 3 चीज़ों में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्राइमरी आर्टिकल जिसका वेटेज है 22%, फिर है फ्यूल और पावर, फिर है मैन्युफैक्चर गुड, जबकि सीपीआई में सबसे ज़्यादा फूड को वेटेज है। तो पहला स्टेटमेंट राइट हो गया, फूड का वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे। फूड का वेटेज है 45%, फिर घर का वेटेज है 10%, फ्यूल का 6 है, क्लोथिंग का 6 है, पान का है मिसेलेनियस। ये कभी भी याद नहीं करना होता है आपको, बस ये याद करना होता है कि यहाँ पे फूड का सबसे ज़्यादा है और सेम डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा किसका है, मैन्युफैक्चरिंग गुड का। बाकी किसका क्या है ये याद नहीं करना होता है हमको। मेन जो चीज़ें याद करने लायक है, डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, वेट जो होता है आइटम्स का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वैल्यू, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। जैसे अगर मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उसका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सीपीआई में क्या होता है, वेट इज बेस्ड ऑन एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टेकन फ्रॉम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा। आप किसी चीज़ पे कितना खर्च कर रहे हैं, जैसे आपने गेहूं पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा देंगे। नेक्स्ट, इसमें वेटेज ऑफ फूड ग्रुप कितना है, 24.4% यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वेटेज कितना है फूड ग्रुप का, 39.06%। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होता है, सीपीआई में सर्विसेज होता है। नेक्स्ट, इसमें इट रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन एवरेज प्राइस फॉर बल्क सेल ऑफ कमोडिटी। जब होलसेल लेवल पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे रिटेल लेवल पे चेंज देखने को मिलता है। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, अगर होलसेल प्राइस चेंज हो गई होलसेल लेवल पे तो डब्ल्यूपीआई में चेंज देखने को मिलेगा। जबकि रिटेल मतलब क्या होता है, आप दुकानदार से डायरेक्ट खरीदने गए, जैसे आप अगर कलामना चले जाइए जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आप जब गेहूं खरीदेंगे वो आपको होलसेल प्राइस पे देगा, जबकि आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाएंगे आपको रिटेल प्राइस में देगा। इसको कहा जाता है सीपीआई में रिटेल लेवल। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके एमएसपी से पूछा हुआ है। ये कह रहा है इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस और ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अनलिमिटेड इन एनी स्टेट कह रहा है, मतलब ये ऐसा कह रहा है इंडिया में आप किसी भी स्टेट में जाइए, जितना चाहे उतना गवर्नमेंट एमएसपी पे आपको ले सकती है। रॉन्ग है, अनलिमिटेड भी नहीं है और एनी भी नहीं है। द मोमेंट आप 1 हटाएंगे ये चला गया, ये भी चला गया। नेक्स्ट कह रहा है इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये ऐसा कह रहा है किसी भी स्टेट में ना एमएसपी का लेवल फिक्स कर दिया था जिसके बियॉन्ड वो कभी नहीं बढ़ेगा। ये रॉन्ग है। अगर गवर्नमेंट को लगता है इस साल खेती खराब हुई है, किसानों को मोटिवेट रखना है तो बढ़ा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। सबसे पहले दे रखा है प्रोक्योरमेंट जो होता है ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड का मतलब है सरकार जितना चाहे आपसे उतना गेहूं और चावल ले सकती है, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड सिंस अवर बफर स्टॉक इज लिमिटेड। सरकार पे भी एक बाउंडेशन है खरीदने का। सरकार का मन ऐसा नहीं है कि अगर 100 करोड़ है गेहूं और चावल तो उतना खरीद लेगी। सरकार को भी एक बफर स्टॉक मेंटेन करना है, जितना सरकार की रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीद सकती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड, मार्केट प्राइस हैज नो लिंक विद मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट कैन गो बिलो और अबव एमएसपी। मार्केट प्राइस का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। कल को ऐसा हो सकता है कि सरकार ने एमएसपी 1800 दी है, मार्केट प्राइस बहुत कम हो, 1800 से कम हो। ऐसा भी हो सकता है मार्केट प्राइस 1800 हो, सॉरी एमएसपी 1800 मार्केट प्राइस 3000 हो। तो मार्केट प्राइस एमएसपी के ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जैसे इस बार गेहूं का डिमांड बहुत ज़्यादा है मान लीजिए, और मार्केट में डिमांड कम है, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, फिर एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है उसका। चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमएसपी का, फार्मर को सपोर्ट करना और फूड ग्रेन प्रोक्यूर करना सो दैट जनता में बांटा जाए। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट किसानों से अनाज ले क्यों रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पीएम गरीब कल्याण योजना होता है या किसान अन्नदाता योजना होता है, जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है,
कुछ लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका मान लीजिए जिनकी मंथली एवरेज इनकम उतनी नहीं है, वो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर इंसान को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए गवर्नमेंट FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहती है कि आप किसानों से खरीदिए, आप किसानों से 1800 रुपये में खरीदिए, प्लस जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये करते करते अगर मान लीजिए 2500 रुपये होता है तो ये हम आपको देंगे 2500 रुपये पर क्विंटल। आपका काम ये रहेगा, आई गेस 100 किलो का होता है ये, तो 1 किलो 25 रुपये में पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको ये पैसा हम देंगे और हम लोगों को सब्सिडी में प्रोवाइड करेंगे 5 रुपीज़ kg। उसके लिए MSP में खरीदा जाता है। इशू प्राइस एक प्राइस होता है एट विच द प्रोक्योर एंड बफर स्टॉक फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड थ्रू द PDS। मतलब ये जो मैं आपको कहता हूँ ना 5 रुपीज़ पर kg गवर्नमेंट दे रही है, इसी को कहा जाता है इशू प्राइस। किस प्राइस पे गवर्नमेंट इशू कर रही है? MSP किसने रिकमेंड किया था? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट। हर साल ये MSP रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को, और इसको अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसे कि, बट एक चीज़ याद रखना है, गन्ने के लिए MSP नहीं होता है, गन्ने के लिए जो अनाउंस होता है उसको कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे 22 क्रॉप के लिए MSP अनाउंस होता है इंडिया में, प्लस शुगर केन के लिए 1, और शुगर केन के जो MSP होता है इसको कहा जाता है FRP। इस FRP का फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। सिर्फ शुगर केन के लिए अलग होता है। शुगर केन के लिए अलग क्यों होता है? क्योंकि शुगर केन से आपको क्या मिलता है? चीनी। इसलिए आप देखना जब भी आप किसी इसमें PDS की शॉप में जाओगे, वो लोग 3 चीज़ें देते हैं, गेहूँ, चावल और शुगर। शुगर के लिए FRP होता है, गवर्नमेंट शुगर भी ऑब्टेन करती है, और शुगर MSP सब्सिडाइज प्राइस में देती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ये कह रहा है सबसे पहले कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। सेकंड कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन। ठीक है। थर्ड ये कह रहा है कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। और फोर्थ कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। याद रखिए सर, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होता है। द मोमेंट आप 4 हटा देंगे, ये चला गया, ये चला गया। अब है 1 and 2 और 1 and 3, जिसमें 1 तो बाय डिफॉल्ट राइट है, आपको चेक करना है 2 और 3 में से कौन सा राइट है। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। एक्चुअली ये स्टेटमेंट 3 तो राइट है, सेकंड चेक करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द RBI। आई गेस इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि थर्ड मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा राइट है। ये सी है, क्योंकि ये जो कॉल मनी होता है ना, ये मैंने आपको बताया था, एक बैंक जब दूसरे बैंक से पैसा मांगती है इसको कहा जाता है कॉल मनी, इसको कहा जाता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस ये ध्यान देना था, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जीरो कूपन बॉन्ड अगर शॉर्ट में बताओ होता क्या है? जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है और गवर्नमेंट ये कहेगी ये 100 रुपये का बॉन्ड है, आप मुझे 100 रुपये दीजिए, आप ये बॉन्ड रखिए, नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा। मतलब ये आपने अभी खरीदा 2024 में, जब 2025 आ जाएगा, जब आप गवर्नमेंट को ये बॉन्ड वापस करेंगे, गवर्नमेंट आपको 108 रुपये देगा। गवर्नमेंट ने आपको 8% इंटरेस्ट दिया। जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप बोलोगे सर कोई खरीदेगा क्यों, फिर कोई ये क्यों नहीं खरीदेगा? जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, ये 100 रुपये का जो बॉन्ड था ना, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट बोलती है कि मैं आपको 90 रुपये में एक बॉन्ड दे रहा हूँ, ठीक है, 90 रुपये का बॉन्ड है ये, बट जब आप इसको वापस करेंगे आपको 100 रुपये मिलेगा। गवर्नमेंट इस पर पहले डिस्काउंट कर देती है, लिखा हुआ है 100 रुपये, आपको गवर्नमेंट कितने में दे रही है? 90 रुपये में। 10 रुपये आपको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी माफ़ कर दिए। ये जो 100 रुपये का बॉन्ड था, गवर्नमेंट बोलेगी आपको 100 रुपये नहीं देना है, आपको देना है 90 रुपीज़ या फिर 92 या फिर 95, जितना गवर्नमेंट की इच्छा है। अब इस पर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, आपने इसको 90 में खरीदा या तो 92 में खरीदा या 95 में खरीदा, 1 साल बाद गवर्नमेंट आपको सेम इस चीज़ का 100 रुपये देगी। तो जो बचा हुआ डिफरेंस होता है, जैसे 90 में खरीदा तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट है, 92 में खरीदा तो 8 रुपये आपका प्रॉफिट है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मनी मार्केट। 2 टाइप का होता है, एक याद रखिएगा, मनी मार्केट होता है और एक होता है कैपिटल मार्केट। सबसे पहले मनी मार्केट इज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट कैरेक्टर। जब आपको कम टाइम के लिए पैसा उठाना है तो मनी मार्केट जाते हो आप इन मॉनेटरी एसेट। इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर एंड प्रोवाइडर। कैसे कैसे मनी मार्केट 2 चीज़ों में डील करता है। इसमें याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मतलब कितना कह रहा है? 1 साल तक। अगर आपको 1 साल तक के लिए पैसा उठाना है तो आप मनी मार्केट में जाओगे। मनी मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला होता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? जैसे SBI है, SBI में संजय आया लोन लेने के लिए। संजय ने कहा सर मुझे 100
1 लाख रुपए लोन चाहिए, SBI के पास मान लो अभी 1 लाख रुपए नहीं है, तो SBI क्या करेगा, ICICI बैंक को बोलेगा ICICI बैंक मुझे 1 लाख रुपए लोन दो। अब SBI ICICI बैंक के पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज रहा है, क्योंकि SBI को प्रॉफिट कमाना है, तो ICICI बैंक को क्या बोलेगा, ICICI बैंक मुझे लोन दो, ICICI बैंक 4% पे SBI को लोन देगा। अब SBI क्या करेगा, संजय को 8% पे लोन देगा, बीच में जो 4% है ना SBI ने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ऐसा ही होता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, इसको कहा जाता है कॉल मनी। अब आप सोचोगे SBI ICICI को इतने कम लोन परसेंट पे अमाउंट क्यों दे रहा है, क्योंकि कल को ICICI को भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड, ICICI को पता है SBI एक बैंक है तो उसकी गारंटी है, बट आपकी गारंटी नहीं है, तो आपको कम रेट पे इंटरेस्ट क्यों देगा। नेक्स्ट होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है पैसा कमाने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी कल को अगर एकनाथ शिंदे अनाउंस करते हैं कि सभी को मैं मोबाइल दे दूंगा, तो पैसा भी तो चाहिए, तो पैसे के लिए वो क्या करेंगे, ट्रेजरी बिल निकालेंगे। ट्रेजरी बिल में आप लोग खरीदोगे, आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे, गवर्नमेंट आपके पैसे से मोबाइल खरीदेंगे, जनता में बांटेगी, इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ये 91 डेज के लिए भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर हम देख लेंगे क्या होता है, वहाँ जो डेफिनेशन दी वो राइट है। नेक्स्ट होता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप डिपॉजिट करते हैं तो एज अ गारंटी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है। और लास्ट में होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे एक जिम खोलना है, जिम खोलने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं जाऊँगा अंबानी के पास, मैंने अंबानी के पास जॉब किया है, मैं अंबानी को बोलूँगा अंबानी जी मुझे सैलरी दीजिए। अंबानी बोलेगा देखो भाई सैलरी तो नहीं है मेरे पास, अभी पैसे की कमी है, मैंने बेटे की शादी की है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक तुम्हें ट्रेड बिल देता हूँ। ट्रेड बिल में क्या होगा, अंबानी की गारंटी होगी कि कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो अंबानी इस चीज़ की गारंटी लेगा, ये ट्रेड बिल मेरे को देगा अंबानी। मैं ये जाऊँगा सामान लेने वाले के पास और मैं बोलूँगा देख भाई अंबानी की गारंटी है मेरे पास, तो सामने वाला मुझे पैसा दे देगा। इसको कहा जाता है ट्रेड बिल, जब आपके पास पैसा नहीं है बट आपकी गारंटी कोई और देता है। दूसरा एक और तरीके से ट्रेड बिल आप देख सकते हो, किसान है, किसान ने बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाया और इसने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, जो हमने देखा था यहाँ पे। अब इसने गेहूं तो रख दिया, किसान को अगले साल के लिए कुछ उगाना है और किसान ने सोचा क्यों ना इस बार 4 महिंद्रा की थार खड़ी कर दूं यहाँ पे और 2 ट्रैक्टर खरीद लूँ। तो किसान जाएगा खरीदने के लिए महिंद्रा के शोरूम, तो आनंद महिंद्रा बोलेगा भाई किसान पैसा किधर है। किसान बोलेगा सर पैसा तो नहीं है अभी, मेरे पास गेहूँ है, ये गेहूँ बिकेगा, जब ये बिक जाएगा मैं पैसा दे दूंगा। तो महिंद्रा बोलेगा ठीक है, गारंटी क्या है, तो इसके लिए एक चीज़ होता है जिसको कहा जाता है वेयर हाउस रिसिप्ट। ये जो वेयर हाउस वाला है ये एक रिसिप्ट बना के देगा कि इस किसान के पास ऑलरेडी 500 टन गेहूं है, अभी बिका नहीं है, जब बिकेगा तो ये सारी थारे बेच देगा, मतलब सारी थारे खरीद लेगा एक साथ, तो इसकी गारंटी भी, इसको भी कहा जाता है ट्रेड बिल। मतलब इसमें आपके अभी पैसा नहीं है बट फ्यूचर में आएगा, इसकी गारंटी मिलती है, तो ये भी एक टाइप का मनी मार्केट है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। जब आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए होता है तो आप कैपिटल मार्केट जाते हो। कैपिटल मार्केट में मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर, मतलब आपको 5 साल 10 साल के लिए लोन चाहिए। तो इसमें 2 टाइप का होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या आता है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर। जैसे मैंने कंपनी खोली और मैंने ये कहा कि मैं कल को शेयर लॉन्च कर रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत लोग आईपीओ खरीदते रहते हैं इसके उसके। ये आईपीओ क्या है, ये आईपीओ एक टाइप का पेपर ही होता है, आईपीओ के बदले मैं आपको अपने कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दूंगा, ये होता है शेयर। नेक्स्ट होता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है, आपने मेरे से कर्जा लिया। थर्ड होता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब मैं पहली बार अपने कंपनी के शेयर पब्लिक के लिए लॉन्च करूंगा, इसको कहा जाता है आईपीओ। इसलिए आपने देखा होगा पेटीएम जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आया था उसने लॉन्च किया था आईपीओ। जोमेटो पहली बार आया था स्टॉक मार्केट में, उसने लॉन्च किया था आईपीओ। आईपीओ का मतलब ही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब मैं पब्लिक को पहली बार अपने शेयर ऑफर कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है एफपीओ। और आईपीओ के बाद जो इश्यू होता है इसको कहा जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब जहाँ डेली ट्रेड होता है। लास्ट में कुछ नॉन सिक्योरिटी मार्केट भी है, जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ये हो जाएगा नॉन सिक्योरिटी मार्केट। हो गया फाइनली हमारा खत्म। अब यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर आपको बस समझना है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड मतलब कोई गारंटी नहीं है। अब कल को अगर कॉमर्शियल पेपर आपने रखा है और कॉमर्शियल पेपर के अगेंस्ट आपकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसा उठाना है, मैं कल को क्या करूँगा, अपने कुछ पेपर, कंपनी के पेपर गिरवी कर दूंगा, दैट इज अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म है, कम टाइम के लिए इस पर पैसा उठाया जा सकता है। हमारा आंसर था इसमें 1 और 3 ओनली। सेकंड वाला रॉन्ग है, याद करिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। यहाँ चेक भी कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहाँ है, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसलिए तो फाइनली हमारा 2020 का पेपर ख़त्म हो गया। ओके।